हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इन विजन आई क्यू। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि पिछले क्लास हिस्ट्री के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, गौरी का जो मोहम्मद गौरी था और उसके बाद गुलाम वंश आने वाला है। जो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और अपना जितना शासन काल था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो मर जाता है पृथ्वीराज चौहान के शब्द वेदी बाण से। तो उसमें से जब इसका गुलाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जाहिर सी बात है कि ये गुलाम है, तो गुलाम होने के कारण इसको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से शासक बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले जो आता है वो है गुलाम वंश, और इस गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सबसे प्रमुख गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक मतलब साहसी साहसी सेनापति था अपने मोहम्मद गौरी का। तो उसमें से ये गुलाम वंश का स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आते हैं ये थोड़ा इसको देख लीजिएगा एक ही पॉइंट में। तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। तो इन सभी वंश को हम लोग को पढ़ना है। और यही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें क्वेश्चन बनता है। और सबसे जो हिस्ट्री का मेन रीढ़ की हड्डी बोला बोला जाए तो यही होता है दिल्ली सल्तनत। इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और आपको ये बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको सन यानी ईयर्स डेट नहीं याद रहता है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होते हैं, और इसकी वजह से उनका नंबर कट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ याद दिला दूँ। और आपसे बहुत ही विनम्र में निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक अभी मत करिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखिए, समझिए, अच्छा लगता है तभी लाइक करिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गुलाम वंश था 1206 से 1290, तो ये इसका टाइम पीरियड था गुलाम वंश का। खिलजी वंश का 1290 से 1320, और तुगलक वंश का 1390 से 1414। तो ये टाइम पीरियड ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हम अब लोग आगे बढ़ते हैं कि गुलाम वंश देखेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो जो गुलाम वंश है इसमें कौन कितने शासक आते हैं, थोड़ा इसको भी एक ही शॉट में देख लेते हैं। तो इसमें से जो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ये सबको हम लोग को पढ़ना है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, मुइजुद्दीन बहरम शाह हो गया, अलाउद्दीन मसूद शाह हो गया, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स, और मुइजुद्दीन कैकुकाबाद। तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि इनका क्या क्या रोल प्ले होता है ऐसे गुलाम वंश में देखेंगे। गुलाम वंश का जो साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो इस मैप से आप समझ सकते हैं। ये जितना ग्रीन वाला देख रहे हैं ये गुलाम वंश ये फैला हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये गुलाम वंश जो है ना, ये 88 वर्ष तक चलता है। क्योंकि 1206 से 1209 ये 88 वर्ष तक चलता है गुलाम वंश, सॉरी 84 वर्ष। ये दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश 84 वर्ष तक शासन किया। गुलाम वंश की जो शुरुआत है इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश पढ़ा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले जो शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं आपको वो रिवाइज करा रहा हूँ, और एक एक पॉइंट वो आपको लिखना है। अगर वीडियो फास्ट लगता है तो स्लो कर लीजिए, अगर आपको स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिए। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। किसको बनाता है? लाहौर को। लाहौर को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो चाँद का देवता होता है। चाँद का देवता। ऐबक का जो अर्थ होता है, ये जो ऐबक है ना, इसका अर्थ होता है चाँद का देवता ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ उपाधि अपने आप को धारण किया था, और वो जो उपाधि था पहला था लाख बख्श। लाख बख्श क्या होता भाई? तो लाख बख्श, लाख बख्श तो इसका अर्थ होता है लाखों दान करने वाला।
मतलब लाखों दान, लाखों पैसा दान करने वाला ऐसे होता है। किसी भी चीज़ को दान करने वाला मतलब वो एक दो दान नहीं करता था, वो लाखों में दान करता था। उसको लाख बख्श बोलते हैं। पील बख्श, ये पील बख्श हो गया। तो पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला पील बख्श हो गया। कुरान खां, ये सब ये अपने आप को उपाधि धारण किया था कुरान खां। कुरान खां हो गया, कुरान कंठस्थ से, मतलब इसको कुरान कंठस्थ से याद था, कुरान खां। ये अपने कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 3 उपाधि धारण किया था, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां। ठीक है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ काम होते हैं वो क्या होता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। फिर से आता है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बनवाता है। इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं लोगों में कि ये जो कुतुब मीनार है कोई, ये कुतुबुद्दीन नहीं बनवाया था, बल्कि ये कोई और बनवाया था जिसका नाम था विष्णु स्तंभ। यानी ये कुतुब मीनार नहीं, उसका नाम था विष्णु स्तंभ। तो बहुत सारे लोगों में ऐसी मान्यताएं हैं और हिस्टोरियन में भी ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन ये हमको ऐसे हिस्ट्री में ऐसे पढ़ने को मिलता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। कुतुब मीनार भी हो गया, कुव्वत उल इस्लाम, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देखते हैं कि 1 दिसंबर 1210 में, 1 दिसंबर 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और ये लाहौर में, लाहौर जो है, लाहौर में चौगान, चौगान खेलते समय, चौगान क्या है अभी बताता हूँ। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान पोलो, पोलो को बोलते हैं, पोलो, पोलो होता है। ऐसे चौगान घोड़े से इस गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका जो पुत्र होता है आराम शाह, इसका जो पुत्र है ऐबक का पुत्र आराम शाह, इसका जो पुत्र होता है दिल्ली सल्तनत पर, ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, पुत्र आराम शाह बैठता है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे आराम शाह का। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है, वो है आराम शाह। तो आराम शाह एक बहुत ही अयोग्य शासक होता है। केवल ये 8 महीना ही अयोग्य शासक होता है, ये केवल 8 महीना ही शासन कर पाता है। फिर इसकी जो गुलाम इल्तुतमिश ने, इसकी जो गुलाम होता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर देता है। आराम शाह, आराम शाह ने केवल 8 महीने तक ही सुल्तान रहा। फिर इसका जो गुलाम होता है इल्तुतमिश, इसकी हत्या कर देता है आराम शाह की, और गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। तो चूंकि हम लोग गुलाम वंश जो पढ़ रहे हैं तो ये गुलामों का होता है, ये गुलाम एक अपने राजा को मारकर ऐसे शासन को आगे बढ़ाते हैं, वंश को आगे बढ़ाते हैं, तो यही है गुलाम वंश। तो अब आता है इल्तुतमिश। अब जो गद्दी पर बैठता है वो होता है इल्तुतमिश। इसने अपने राजा आराम शाह को मारकर गद्दी पर बैठता है और गुलाम वंश का ये अगला शासक होता है। इसे गुलामों में गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी गुलामों में गुलाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था और आराम शाह का भी गुलाम था। तो इसी को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इसी को माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का, क्योंकि ये गुलामों में गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली को लेकर आता है। यानी जो दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी तक, दिल्ली सल्तनत ये अभी केवल लाहौर में राजधानी थी, लेकिन लाहौर से उठाकर इल्तुतमिश ने दिल्ली को लाता है, राजधानी बनाता है। शासन बनने से पहले ये यूपी, जो शासन बदलने से पहले अभी जो यूपी है वहाँ बदायूं है, बदायूं, एक बदायूं है, वहाँ का ये सूबेदार था, सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। इसके समय काल में जियाउद्दीन माकबरनी का पीछा करते हुए, जियाउद्दीन माकबरनी का पीछा करते हुए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जियाउद्दीन, जियाउद्दीन माकबरानी का पीछा करते हुए मंगोल आक्रमणकारी जो था चंगेज खां दिल्ली तक आकर हमला किया, दिल्ली तक आकर हमला किया। यानी इसके शासन काल में जो जियाउद्दीन माकबरानी का पीछा करते हुए जो चंगेज था मंगोल आक्रमणकारी, इसने दिल्ली आकर आक्रमण किया था माकबरानी पर। दिल्ली, सोचिए, वहाँ से दिल्ली आक्रमण आकर हमला किया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए
चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था। और ये क्या होता है, ये 40 सरदारों का टीम होता है, 40 सरदारों का टीम होता था, जिसमें लूटपाट हत्या यही सब करने के लिए ये एक टीम बना था, गठन करता है 40 सरदारों का। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू किया था। एकता व्यवस्था, ये क्या होता है, एकता व्यवस्था, एकता एकता व्यवस्था, एकता व्यवस्था शुरू किया था। यानी जो सैनिकों का वेतन के बदले भूमि देना, और हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ चुके थे, उसमें जो भूमि दान किया जाता था, ये जो सामंत थे उसको भूमि दान करते थे, जिससे वो सामंती धनी हो जाते थे और अलग अलग अपना खुद शासन करने लगते थे ज़्यादा ज़मीन होने के कारण। तो ये भी जो इल्तुतमिश ने ये एकता व्यवस्था शुरू किया था, यानी पैसे के बदले भूमि देता था, ज़मीन देता था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी बोलते हैं। मकबरा शैली का, मकबरा शैली का जन्मदाता भी इसी को बोला जाता है। इल्तुतमिश ने कुछ सिक्के चलवाए थे, उनमें से चांदी का टका हो गया, चांदी का टका, चांदी हो गया, चांदी का टका हो गया, चांदी का टका, तांबे का जीतल, ये सिक्का है, तांबे का जीतल। पहली बार दिल्ली में टकसाल, टकसाल लगवाया था। और ये टकसाल क्या होता है, यानी सिक्कों की ढलाई, ढलाई जो होता है ना, सिक्कों की ढलाई। सिक्का कैसे बनता है, सिक्का तो ऐसे पीट पीट कर तो बनेगा नहीं हथौड़े से, तो उसको गला कर, जो मेटल होता है उसको गला कर डाई में डाला जाता है, फिर से उसकी ढलाई की जाती है, तो वही ये टकसाल होता है। तो ये दिल्ली में पहली बार इसने इल्तुतमिश ने लगवाया था, टकसाल लगवाया था। चलिए अब आगे देखते हैं कि 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन का हम लोग जो पढ़े थे 1191 और 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अब आता है कि 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का थर्ड वॉर होता है, और किनके बीच होता है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वर्सेस यमीनुद्दौला के बीच होता है। यमीनुद्दौला, यमीनुद्दौला के बीच होता है। और इल्तुतमिश की जो मौत होती है, इसकी मौत होती है 1236 में, तो इसकी मौत हो जाती है 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश के दो पुत्र थे, संतान थे, कौन कौन था, तो उसमें से था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान। तो इसमें से सबसे योग्य, देखिए एक तो पुत्री थी और एक पुत्र था, तो इसमें से जो पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह और जो पुत्री है रजिया सुल्तान, तो यानी दो संतान हुए थे इल्तुतमिश के। इसमें से शासक तो बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अगला गद्दी पर यही बैठता है, लेकिन ये अयोग्य होता है। अयोग्य मतलब इसका जो शासन, मतलब गद्दी पर बैठने का इसका मन ही नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं आगे। देखिए गद्दी पर तो बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन कैसे गद्दी पर बैठता है, इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही, यानी मरने से पहले इल्तुतमिश ने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तरा घोषित कर दिया था। सोचिए, इल्तुतमिश जब मरा था तो रजिया सुल्तान को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि ये तो अयोग्य था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, क्योंकि जो वहाँ के मौलवी मौलाना थे दिल्ली में, वो ये बोलते थे कि बाप के मरने के बाद जो उत्तराधिकारी होता है उसका बड़ा पुत्र होता है, चूंकि और रजिया जो सुल्तान थी ये एक महिला थी, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए लोग, रजिया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाते हैं। तो गद्दी पर ये 1236 में बैठता है, मरने के बाद बैठता है। इल्तुतमिश के मरने के, यानी जो 40 सरदारों ने रजिया शासक को न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ऐसे शासक बनाते हैं, इसी को शासक बनाते हैं। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई थी, रजिया सुल्तान ने। इसके शासनकाल में, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में, रजिया जो सुल्तान थी, रजिया सुल्तान अपनी न्याय के लिए, मतलब उत्तराधिकारी के लिए, क्योंकि इसके जो पिताजी थे इल्तुतमिश ने, ये तो उत्तराधिकारी इसको घोषित किए थे, लेकिन जो 40 सरदार थे, 40 सरदार इल्तुतमिश के मरने के बाद जो 40 सरदार रजिया को न बनाकर फिरोज शाह को बनाए थे, तो इसके विरोध में रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे, कहाँ पर, मस्जिद के आगे ये जाकर चली गई और जनता के
जनता के हस्तक्षेप के बाद वो दिल्ली की अगली सुल्तान बनी। मतलब देखिए, ये विरोध तो करती है लाल वस्त्र पहनकर। विरोध मतलब बहुत ही अजीब इसका विरोध प्रदर्शन था कि ये लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने जाती है। क्योंकि मस्जिद में महिलाओं को अलाउ नहीं था, मस्जिद में जाना आज भी अलाउ नहीं होता है। उस टाइम ये लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद में चली गई थी। चूँकि जाने के बाद मतलब पब्लिक में ऐसे बहुत ही विरोध हुआ फिरोज शाह के लिए। तो वहाँ के जो 40 सरदार थे उसको फिरोज शाह को हटाकर फिर से रजिया सुल्तान को ऐसे शासक बनाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रजिया रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड। दिल्ली की प्रथम ऐसी महिला थी कि जो दिल्ली की शासिका बनती है, दिल्ली के गद्दी पर बैठती है रजिया सुल्तान। यानी एक ऐसी प्रथम महिला थी कि जो दिल्ली के गद्दी पर बैठती है। यह दरबार में पुरुषों के जैसे मतलब पुरुष के जैसे ये कुबा यानी कोट पहनकर कुल्लह क्या होता है, टोपी, कुल्लह पहनकर ये अपने दरबार में बैठा करती थी। तवर हिंद में यानी पंजाब के इक़्तादार मलिक, तवर हिंद में तवर हिंद यानी पंजाब को उस समय तवर हिंद बोला जाता था। वहाँ के इक़्तादार जो मलिक था अल्तुतुनिया ने रजिया के अधीन स्वीकार करने से मना कर दिया था। पंजाब का जो इक़्तेदार मलिक था, इक़्तेदार मलिक अल्तुनिया ने इक़्तेदार मलिक अल्तुतुनिया ने रजिया सुल्तान के आगे अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? इसका भी एक एटीट्यूड था भाई। ये जो इक़्तेदार मलिक जो था ये बोलता था कि रजिया सुल्तान एक महिला है और मैं एक महिला के आगे कभी भी मतलब पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसा इसने बोला था। तवर हिंद का यानी पंजाब का ये जो इक़्तेदार था इसने ये बोला था पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। तो ये अधीनता जो है ना स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण रजिया सुल्तान ने इस पर आक्रमण बोल दी, इक़्तेदार मलिक पर आक्रमण बोल दी रजिया सुल्तान ने। जब रजिया सुल्तान ने पंजाब पर आक्रमण करने गई थी तो बीच में दिल्ली के गद्दी पर बहराम शाह ने सुल्तान बन बैठता है। देखिए, रजिया सुल्तान तो चली गई इस पर आक्रमण करने के लिए। तो जब आक्रमण करने के लिए गई थी तो गद्दी उस समय खाली हो गया था, मतलब गद्दी पर कोई बैठने के लिए नहीं था। दरबार कौन चलाएगा, कोई नहीं था। तो उस टाइम जो बहराम शाह था, बहराम शाह ये दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जब रजिया ने विवाह के बाद दिल्ली पर पुनः शासन करने के लिए चली तो हरियाणा के बीच में ही रजिया सुल्तान ने आक्रमण करने तो गई थी, लेकिन जब रजिया ने विवाह के बाद दिल्ली पर वहीं पर मतलब आक्रमण करने के लिए गई, लेकिन कुछ टाइम मतलब ये इसकी विवाह करने का भी एक टाइम पीरियड था, उसमें विवाह तो की, लेकिन जब विवाह करके वो दिल्ली पर आती है तो दिल्ली पर शासन करने के लिए पुनः जब आती है तो हरियाणा के बीच में ही कैथल के डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इस बेचारी की हत्या कर देती है। ये तो टपक गई, अब रजिया सुल्तान टपक गई। लेकिन दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था? बहराम शाह ने। अभी केवल ऐसे घोषित नहीं था, केवल ये बैठा था क्योंकि रजिया सुल्तान गई थी आक्रमण करने के लिए, तो इसने गद्दी पर कोई नहीं था, तो ऐसे मतलब खाली कुर्सी पाकर ये जाकर बैठ गया था बहराम शाह ने। लेकिन ये जैसे मर जाती है, मरने के बाद इसकी खबर आती है कि रजिया सुल्तान तो टपक गई। तो अब घोषित शासक बनता है ये बहराम शाह, और इसका जो टाइम पीरियड था 1240 से 1242 में, इसका जो टाइम पीरियड था 1240 से 1242। अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक ट्विस्ट ये भी आता है कि जब बहराम शाह तो बैठता है, जब रजिया सुल्तान दिल्ली से वो पंजाब के लिए चली जाती है आक्रमण करने के लिए, तो ये 2 साल के लिए तो गद्दी पर बैठता है। 2 साल के लिए यानी 1240 से 1242 में ये 2 साल के लिए तो गद्दी पर बैठता है। लेकिन रजिया सुल्तान जब आती है तो इसके बीच तुर्क सरदारों ने, मतलब रजिया के आने से पहले तुर्क सरदारों ने जो 40 तुर्क सरदार थे वो बहराम शाह की हत्या कर देते हैं। और इसका जो अलाउद्दीन मसूद ने दिल्ली का सुल्तान बनता है, अगला जो शासक बनता है वो अलाउद्दीन मसूद बनता है। तो इसका जो टाइम पीरियड था 2 साल का, उसमें कुछ खास नहीं था, तो इसलिए हिस्ट्री में बस इसको
एज इट इज बस पढ़ने के लिए, ऐसे हेडिंग बनाने के लिए ऐसे बहराम शाह को इसमें डाला गया है। क्योंकि देखिए रजिया सुल्तान तो चली गई, जब वो आती है तो कैथल के, हरियाणा के बीच कैथल के डाकुओं ने मारकर हत्या कर देते हैं रजिया सुल्तान। तो मतलब दिल्ली आने से पहले भी बैराम शाह की भी हत्या हो चुकी होती है। तो अब अगला जो दिल्ली के गद्दी पर बैठता है वो होता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से, यहाँ पर 1242 तक, ये 2 साल तक किया, 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था ये दिल्ली के गद्दी पर तो बैठता है, कब बैठता है कि जब बैराम शाह की हत्या कर देता है। बैराम शाह की हत्या करने के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया था इल्तुतमिश का 2 पुत्र, कौन कौन था, नकरुद्दीन, कौन था, नकरुद्दीन फिरोज शाह और एक रजिया सुल्तान। लेकिन इल्तुतमिश के 7 पुत्र थे, जिसमें से जो तीसरा पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, उसका जो गुलाम था, नसीरुद्दीन महमूद का जो गुलाम था बलबन, कौन था, बलबन ने अलाउद्दीन, ये बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर देता है। ये जो गुलाम था अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर देता है। तो अगला जो शासक बैठता है दिल्ली के, वो बैठता है नसीरुद्दीन महमूद बैठता है। नसीरुद्दीन महमूद ये अगला शासक बनता है। तो ये बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं ये जो बलबन है ये कटप्पा है, राजमाता के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये राजमाता नसीरुद्दीन हो गया। तो ये बलबन तो अपने राजा के लिए अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर देता है। तो दिल्ली के गद्दी पर अब अगला जो बैठता है वो बैठता है नसीरुद्दीन महमूद, और ये नसीरुद्दीन महमूद ये इल्तुतमिश का पुत्र होता है। ये मसूद की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो इसको हम लोग थोड़ा इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। जब अगला दिल्ली का शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद, क्योंकि ये भी हत्या करने के बाद, यानी ये इसका जो गुलाम था बलबन ने हत्या कर देता है किसकी, अलाउद्दीन मसूद शाह की। तो ये मसूद की हत्या के बाद ये दिल्ली का सुल्तान तो बनता है। ये बहुत ही कंजूस था, ये बहुत ही कंजूस शासक था। यहाँ तक कि ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। यानी टोपी जो होता है, टोपी पहनने वाला टोपी, उसको सिलता था, मार्केट में बेचता था, उससे जो पैसा मिलता था उसी कमाई से ये अपनी जीवन यापन करता था। सोचिए ये इतना कंजूस शासक था। इससे अच्छा तो हमारा डॉली चाय वाला है। इसने गुलाम बलबन को चहलगामी यानी 40 सरदारों को जगह दिया था। अब जो गुलाम था बलबन उसको 40 सरदारों में, जो 40 सरदार तुर्कान, वो जो इल्तुतमिश ने बनाया था, तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का जो टीम गठन किया था, उसमें नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उसमें जगह देता है। और बलबन को ये उल्लुक खां की उपाधि देता है। सोचिए, जगह तो देता ही देता है, इसको उपाधि देता क्या है, बलबन को उपाधि देता है उल्लुग खां। उल्लुग खां की उपाधि देता है, उल्लुग खां की उपाधि देता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, उल्लुग खां। इसने बलबन की पुत्री से विवाह किया। अब समझ आया कॉन्सेप्ट, क्यों इतना ये इसके बलबन के लिए कर रहा है। 40 सरदारों में ये टीम में जगह देता है, फिर से उल्लुग खां की ये उपाधि देता है, और लास्ट में क्या करता है, इसकी जो पुत्री होती है, बलबन की जो पुत्री होती है, उसी से विवाह कर लेता है। तो बड़ा ही चालाक ये नसरुद्दीन महमूद था। कंजूस तो था ही, बहुत ही चालाक भी था। अपने गुलाम की पुत्री से शादी कर लेता है। बलबन की शक्तियां बढ़ने के बाद बलबन क्या होता है, दिल्ली का शासक बनता है। बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली का शासक, ये भी बलबन कुछ कम नहीं था, ये भी क्या करता है, जब शक्तियाँ, जब बलबन की शक्ति बढ़ती है तो नसीरुद्दीन की हत्या करवा देता है। ये भी मतलब अपने दामाद को ही टपका देता है। भाई देखिए कैसे इसका जो गुलाम वंश कैसे आगे बढ़ रहा है। तो बलबन की हत्या करने के बाद बलबन की धीरे धीरे शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि 40 सरदारों में जगह मिल जाता है, इसको उल्लुग खां की उपाधि मिल जाती है। और ख़ास बात यह है कि बलबन की जो पुत्री थी उसका विवाह नसीरुद्दीन महमूद से हो जाता है। धीरे धीरे ये बलबन क्या होता है भाई, एक गुलाम था, गुलाम से धीरे धीरे ये मतलब क्या ससुर बनता है। ससुर बनने के बाद इसकी शक्तियाँ तो पावर तो बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, दिल्ली का शासक यही बन जाता है, दिल्ली का शासन ये चलाने लगता है बलबन। तो अगला जो हिस्ट्री हम लोग देखेंगे वो गयासुद्दीन बलबन, इसका जो नाम होता है गयासुद्दीन, इसका गयासुद्दीन बलबन, इसकी हिस्ट्री थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। अगला जो दिल्ली का शासक बनता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, वो होता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जिसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन बलबन। ये ईरान का रहने वाला था। इसने 1266 में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और 1266 में ही राज्याभिषेक करवाता है अपना खुद का। सोचिए, ये बाहुबली बनता है।
राज्याभिषेक करवाता है। ये इल्तुतमिश का गुलाम था, ये पहले इल्तुतमिश का भी गुलाम रह चुका था। ये तुर्कान चहलगामी में सदस्य था, उसमें एक सदस्य था तुर्कान चहलगामी का, जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का गठन किया था तुर्कान चहलगामी, उसमें एक यह मेंबर रह चुका था पहले से। लेकिन इसके बाद चहलगामी को पूरी तरह इसने क्या किया, समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये जब शासक बनता है तो चहलगामी को पूरा तरह से समाप्त कर देता है। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह रक्त पॉलिसी नियम बनाया था। लौह रक्त पॉलिसी, अगर इसको देखें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये क्या होता है, जो भी इसके विरुद्ध जाता था उसको ये मरवा देता था। मतलब ये गयासुद्दीन जो बलबन जो था, बहुत ही हिटलर टाइप का ये शासक था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये बनवाया था। जो भी इसके विरुद्ध में कुछ बातें बोल देता था या इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता था तो ये अपने विरोधियों को वहीं पर मरवा देता था। गयासुद्दीन बलबन की कुछ उपाधियां हैं, उसको देख लेते हैं। और इसकी जो जिले इलाही, ये इसकी जो उपाधि है, जिले ए इलाही, इसका मतलब क्या है पहले तो देख लेते हैं। एक और है उल्लुग खां। तो उल्लुग खां कौन दिया था, उल्लुग खां दिया था नसीरुद्दीन महमूद ने। उल्लुग खां किसने दिया था, नसीरुद्दीन महमूद। तो जिले इलाही का अर्थ क्या होता है, अल्लाह की परछाई। ये अपने आप को उपाधियां धारण किया था, जिले इलाही और उल्लुग खां। तो उल्लुग खां तो नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था, जिसको बोलते हैं तेज तर्रार। ये आज तक न्यूज नहीं है जो सबसे तेज देगा, ये वो था तेज तर्रार। और जिले इलाही अल्लाह की परछाई। बलबन ने कुछ प्रथाएं चलवाई थी। वो प्रथाएं क्या थी, जैसे सजदा करना, सजदा जैसे सिर झुकाना होता है, वैसे सजदा, उसको सजदा बोलते हैं, सजदा सिर झुकाना हो गया। पैबोस, ये सब लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। पैबोस हो गया। और नौ रोज। तो ये जो सजदा था ये सिर झुकाना होता था। पैबोस क्या होता है, पैरों को चूमना। यानी ये प्रथाएं चलवाया था, सिर झुकाओ मेरे सामने, मेरा पैर चूमो और 9 दिन का उपवास रखो, 9 दिन का उत्सव मनाओ। 9 दिन का उत्सव मनवाता था ये। मतलब ये उत्सव मनाने में बहुत ही अच्छा था इसको, कि अच्छा लगता था, खेलो कूदो फेस्टिवल मनाओ। तो ये 9 रोज नाम का ये प्रथा चलवाया था। पैबोस था पैरों को चूमना। बलबन के दरबार में कुछ फारसी कवि आए थे और उन फारसी कवियों का नाम था अमीर हसन, सबने नाम सुना होगा अमीर हसन। और एक और था बहुत ही फेमस है, अमीर खुसरो, ये बहुत ही फेमस था। अमीर हसन और अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो जो था ये सितार और तबला का आविष्कार किया था। सितार और वो तबला का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो को बलबन ने, अमीर खुसरो को क्या बोलता था, इसको बोलता था तूतिए ए हिंद। अमीर खुसरो को बोलता था तूतिए, कुछ और मत सोच लीजिएगा, तूतिए बोलता था, इसलिए अच्छे से लिख रहा हूँ, नहीं तो आप कुछ और सोच लेंगे। तूतिए हिंद बोलता था अमीर खुसरो को। इसका मतलब क्या होता है, भारत का तोता, मतलब भारत का तोता। इसकी उपाधि दिया था तूतिए हिंद। बलबन का जो पुत्र था कैकुकाबाद, बलबन के मरने के बाद कैकुकाबाद को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो इसका जो कैकुकाबाद था, बलबन का पुत्र था, वो कैकुकाबाद अगला दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। गुलाम वंश का जो अगला शासक होता है वो बैठता है कैकुकाबाद, ये दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। और ये भी एक बहुत अयोग्य शासक था, ये बहुत अयोग्य शासक था। इसने केवल मात्र 1 वर्ष तक ही शासन किया था, ये केवल 1 वर्ष तक ही शासन किया। फिर इसका जो पुत्र था क्यूमर्स, दिल्ली के सुल्तान ये बनता है, क्यूमर्स इसके दिल्ली के सुल्तान बनता है। कैकुकाबाद जो था केवल 1 वर्ष तक शासन किया। इसके मरने के बाद इसका जो पुत्र था वो 3 साल का था, पुत्र जो था 3 साल का था, क्यूमर्स। अब क्यूमर्स को देख लेता हूँ। ये जो 1287 से 1290 तक, यानी 3 वर्ष की अल्प आयु में दिल्ली का शासक बनता है। और इसका जो संरक्षक होता है जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन इसका जो संरक्षक था, संरक्षक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी।
इसका संरक्षक था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने, इसकी लालच आ जाती है दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए, तो ये क्या करता है, चूंकि क्यूमर्स तो 3 वर्ष का था, ये 3 वर्ष का था, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, क्यूमर्स को मार देता है और ये क्यूमर्स को यमुना नदी में फेंक देता है, जिससे क्यूमर्स की मौत हो जाती है और दिल्ली का खुद ये सुल्तान बन जाता है जलालुद्दीन खिलजी। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, गुलाम वंश तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद ये खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी ने। तो अगला जो हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं वो है खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और इस पर मूवी भी बन चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।